दिव्यांग साथियों, आप सभी को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट बबीता सिंह। आप सुन रहे हैं हैंडीकैप दिव्यांग फ्रेंड्स एंड मैरिज का आधिकारिक पॉडकास्ट, जहां हम दिव्यांग साथियों के सपनों, अधिकारों और नई संभावनाओं की बात करते हैं। ये मंच आपको देता है सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की सही जानकारी, शादी विवाह से जुड़ा मार्गदर्शन और जीवन को बेहतर बनाने वाले प्रेरक अनुभव। आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मेरी सहयोगी दिव्या कुमारी और हमारे आज के सम्मानित मेहमान हैं श्री अमित कुमार गुप्ता जी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम मन की बात दिव्यांगजनों की आवाज का पहला भाग दिव्या के साथ। आज हम एक बहुत ही केंद्रित संदेश का विश्लेषण कर रहे हैं। यह एक ऑनलाइन समूह से आया है, हैंडीकैप दिव्यांग फ्रेंड्स एंड मैरिज, जो आमतौर से तो दिव्यांग साथियों को विवाह के लिए साथी खोजने में मदद करता है, लेकिन यह संदेश थोड़ा अलग है। यह विवाह से आगे बढ़कर दिव्यांग समुदाय के अधिकारों और उनकी चिंताओं पर बात करता है। हाँ। इस संदेश में मुख्य रूप से 1 दिसंबर 2025 को होने वाले एक नियोजित दिव्यांग धरना प्रदर्शन का जिक्र है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसमें उस प्रदर्शन के लिए मतलब एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित एजेंडा और कुछ बहुत विशिष्ट मांगे रखी गई हैं। अच्छा। साथ ही इसी समूह ने मन की बात दिव्यांगजनों की आवाज नाम की एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू करने का इरादा भी जताया है, ताकि सरकारी योजनाओं और जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सके। हाँ, और देखिए, आज हमारी चर्चा का मकसद भी यही है कि इस संदेश में जो प्रस्ताव और मांगे हैं उन्हें जरा बारीकी से समझें। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दिव्यांग समुदाय के नजरिए से कौन से मुद्दे अहम माने जा रहे हैं, कम से कम जैसा इस स्रोत में दर्शाया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि इन विचारों को वैसे ही प्रस्तुत करें जैसे वो स्रोत में है, बिना किसी तरफ झुकाव के। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के संदर्भ से। स्रोत साफ कहता है कि 1 दिसंबर 2025 की तारीख है और ये संदेश उस प्रदर्शन के संभावित एजेंडे को लेकर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने कहा, यह है कि इसे लिखने वाले ने इसे अपनी राय बताया है। हाँ। ये किसी संगठन का आधिकारिक ऐलान नहीं है। सही बात है। यही दिलचस्प है कि इसकी शुरुआत एक ऐसे समूह से हो रही है जिसका मुख्य फोकस, जैसा आपने बताया, वैवाहिक सहायता रहा है। और अब वे अधिकारों, सरकारी योजनाओं और एडवोकेसी यानी हिमायत जैसे व्यापक मुद्दों पर पॉडकास्ट के जरिए बात करने की सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्तिगत जरूरतें जब थोड़ी शायद पूरी होती हैं, तो समुदाय फिर बड़े प्रणालीगत बदलावों पर ध्यान देने लगता है। सही बात है, शायद एक स्वाभाविक प्रगति है ये। हाँ। अच्छा, तो अब आते हैं पहली बड़ी मांग पर, पेंशन व्यवस्था। स्रोत खुद मानता है कि इस पर समुदाय में एक राय नहीं है, मतलब अलग अलग विचार है। हाँ। कुछ लोग सबके लिए समान पेंशन चाहते हैं, जबकि कुछ की मांग 5,000 से 15,000 रुपए प्रति माह तक है। ये दिखाता है कि जरूरतें कितनी अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, और इसी पृष्ठभूमि में ये संदेश एक बहुत ही क्या कहते हैं, संरचित 3 स्तरीय पेंशन प्रणाली का प्रस्ताव रखता है, और प्रस्तावक इसे न्याय संगत और व्यवहारिक भी कहता है। तो देखें जरा स्तर क्या है। हाँ, बताइए। पहला स्तर है 100% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए, मतलब जिन्हें अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी किसी और की मदद चाहिए जी। इनके लिए कम से कम 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन का सुझाव है। 20,000? जी। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई है कि इस राशि में देखभाल करने वाले यानी केयरटेकर का खर्च भी शामिल होना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ये सिर्फ व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी पूरी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत को पहचानता है। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर है 50% से 80% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए। प्रस्तावक के अनुसार ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से कोई काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। इनके लिए 8,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रस्ताव है, शायद उनकी आंशिक कमाई क्षमता को ध्यान में रखते हुए। और तीसरा? तीसरा स्तर है 40% से 50% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए। इनके लिए 3,000 रुपए प्रति माह। तो ये वर्गीकरण काफी सोचने पे मजबूर करता है ना? बिल्कुल। एक तरफ तो ये सबके लिए एक समान वाले विचार से अलग है और दिव्यांगता के प्रभाव
और आत्मनिर्भरता के स्तर के हिसाब से मदद को ढालने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि दिव्यांगता का प्रतिशत और ये काम करने की क्षमता का आकलन ये कितना वस्तुनिष्ठ हो सकता है। जी, क्या इससे नई दिक्कतें नहीं पैदा होंगी? निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रशासनिक और मूल्यांकनात्मक सवाल है। प्रतिशत तय करना, कार्यक्षमता मापना जो समय के साथ बदल भी सकती है, ये सब जटिल है। फिर भी इस प्रस्ताव के पीछे का इरादा शायद ये है कि सहायता सबसे ज्यादा उन तक पहुंचे जिन्हें सबसे अधिक जरूरत है। जैसे 100% दिव्यांग व्यक्ति, हाँ, जिन्हें निरंतर देखभाल चाहिए। और वो 20,000 रुपए की राशि जिसमें देखभाल कर्ता का खर्च शामिल है, ये मानती है कि गंभीर दिव्यांगता की लागत सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है। और ये उस बहस को भी दर्शाता है जहां अक्सर पेंशन राशि को जीवन यापन की वास्तविक लागतों के मुकाबले कम माना जाता है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, अब अगले मुद्दे पर आते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं। यहाँ एक दिव्यांग स्वास्थ्य कार्ड का विचार रखा गया है। हाँ, ये तो आजकल स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दौर में काफी प्रासंगिक मांग लगती है। हाँ, लेकिन ये प्रस्ताव सामान्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से कुछ मायनों में अलग है। इसमें 10 लाख तक के मुफ्त इलाज और दवाइयों का सुझाव है। 10 लाख काफी बड़ी राशि है। जी, और जो बात इसे और महत्वपूर्ण बनाती है वो है इसका दायरा। ये कवरेज सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों को भी शामिल करने का सुझाव इसमें है। ओह, पूरे परिवार को। हाँ, ये एक तरह से दिव्यांगता को केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की चिंता के रूप में देखता है, क्योंकि असर तो अक्सर पूरे परिवार पर पड़ता ही है। ये पारिवारिक कवरेज वाला पहलू वाकई बहुत अहम है। अक्सर परिवार के सदस्य ही तो प्राथमिक देखभाल करने वाले होते हैं। उन पर भी वित्तीय और भावनात्मक बोझ पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही सवाल, 10 लाख की सीमा, पूरा परिवार, क्या स्रोत बताता है कि इसका वित्तीय भार कितना होगा या इसे फंड कैसे किया जाएगा? नहीं, स्रोत में इसके वित्तीय पहलुओं या कार्यान्वयन की बारीकियों का जिक्र नहीं है। ये एक मांग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, शायद इस उम्मीद के साथ कि सरकार या संबंधित संस्थाएं इसके विवरण पर काम करेंगी। लेकिन ये मांग स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले भारी खर्च की चिंता को तो साफ दर्शाती है, खासकर उन परिवारों के लिए जहां एक सदस्य दिव्यांग है। हाँ, जहां विशेष देखभाल या उपचार की जरूरत होती है। जी, ये प्रस्ताव स्वास्थ्य को एक अधिकार के रूप में देख रहा है, सिर्फ जरूरत के रूप में नहीं। सही। स्वास्थ्य सेवाओं में वित्तीय सहायता के अलावा संदेश में बुनियादी ढांचे पर भी जोर है, मतलब फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। मांग है कि सभी अस्पताल, सरकारी और निजी, दोनों में रैंप और लिफ्ट अनिवार्य हो। हाँ। ये सुनने में तो बहुत बुनियादी लगता है, पर शायद जमीनी हकीकत अलग है। बिल्कुल। ये मांग दिखाती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं तक शारीरिक रूप से पहुंचना आज भी एक बड़ी चुनौती है कई जगहों पर। सोचिए, बेहतरीन डॉक्टर और इलाज उपलब्ध हो, लेकिन अगर दिव्यांग व्यक्ति अस्पताल की इमारत में ही ठीक से जा ना सके या ऊपरी मंजिलों तक ना पहुंच सके, तो वो सेवाएं उनके लिए बेकार हो जाती हैं। सही बात है। रैंप और लिफ्ट जैसी चीजें सिर्फ सुविधा नहीं है, ये स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। और इसमें निजी अस्पतालों को भी शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा का एक बड़ा हिस्सा अब निजी क्षेत्र में ही है। ये बात समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ भी कुछ बहुत ठोस और व्यवहारिक से लगने वाले सुझाव दिए गए हैं। जैसे हर स्कूल और कॉलेज में कम से कम 10 व्हीलचेयर अनिवार्य रूप से हो। 10 व्हीलचेयर हर स्कूल कॉलेज में? हाँ, ये संख्या 10 क्यों, इसका कोई स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन इरादा शायद ये है कि जरूरत पड़ने पर छात्रों या आगंतुकों के लिए पर्याप्त व्हीलचेयर हों। संख्या पर बहस हो सकती है, पर इसके पीछे का सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि शिक्षण संस्थानों को बुनियादी सहायक उपकरणों के साथ तैयार रखना। इसके अलावा शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए और भी मांगे हैं। हाँ, जैसे हर कक्षा तक पहुंचने के लिए रैंप और लिफ्ट। ये सिर्फ इमारत के गेट तक नहीं, बल्कि हर सीखने की जगह तक पहुंच की बात है। ये जरूरी है। फिर दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालय। ये स्वच्छता और गरिमा का सवाल है। बिल्कुल। और हर छात्र को उनकी कक्षा के स्तर के अनुसार छात्रवृत्ति। कक्षा के स्तर के अनुसार मतलब जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे स्कॉलरशिप भी। हाँ, शायद ये बढ़ते शैक्षिक स्तर के साथ बढ़ने वाले खर्चों को ध्यान में रखकर कहा गया है। जैसे उच्च शिक्षा में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। हाँ, ये सभी उपाय मिलकर ये सिर्फ एडमिशन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि एक समावेशी और
सहायक माहौल बनाने पर केंद्रित लगते हैं, जहां दिव्यांग छात्र वास्तव में भाग ले सकें और सफल हों। व्हीलचेयर, रैंप, लिफ्ट, विशेष शौचालय, ये सब भौतिक बाधाएं हटाते हैं। सही। और छात्रवृत्ति वित्तीय बाधाओं को कम करती है। लेकिन क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है कि शिक्षकों को संवेदनशील बनाने या विशेष शिक्षण विधियों की जरूरत है, उस पहलू पर? नहीं, इस विशेष संदेश में शिक्षकों के प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम अनुकूलन जैसे पहलुओं का जिक्र फिलहाल नहीं है। इसका फोकस मुख्य रूप से भौतिक और वित्तीय पहुंच पर ही है। हो सकता है ये मुद्दे किसी और चर्चा का हिस्सा हो। अच्छा, लेकिन इस स्रोत के दायरे में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता ही है, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण शुरुआती कदम है। इनके बिना बाकी उपाय भी प्रभावी नहीं हो पाते। ठीक है, अब चौथे और अंतिम प्रमुख मुद्दे पर आते हैं, रोजगार और सम्मानजनक अवसर। यहाँ मांग है कि हर सरकारी और निजी विभाग में दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित हों। ये तो मौजूदा आरक्षण नीति का ही विस्तार या उसे मजबूत करने जैसा लगता है। हाँ, ये मौजूदा नीतियों को और मजबूत करने या उनके बेहतर कार्यान्वयन की मांग हो सकती है। लेकिन इससे आगे बढ़कर एक विशिष्ट सुझाव भी है इसमें। क्या? हर साल एक विशेष दिव्यांग एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आयोजित किया जाए। एक विशेष टेस्ट सिर्फ दिव्यांगों के लिए? हाँ, ये दिलचस्प है। शायद इसका उद्देश्य दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को अधिक केंद्रित, सुलभ और शायद कुशल बनाना है। हो सकता है ये सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं की जो बाधाएं होती हैं, उन्हें दूर करने का एक तरीका सुझा रहा हो, या को दिव्यांगता के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाना। लेकिन क्या इससे दिव्यांग उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवारों से अलग थलग नहीं हो जाएंगे? क्या ये समावेश के बजाय एक अलग धारा बनाने जैसा नहीं होगा? ये बहुत ही वैध चिंता है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या विशेष प्रक्रिया समावेश को बढ़ाती है या अनजाने में अलगाव पैदा करती है? बिल्कुल। स्रोत इस पर कोई बहस नहीं करता, केवल प्रस्ताव रखता है। हाँ। लेकिन इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। वो क्या है? कि रोजगार के अवसरों में सभी 21 मान्यता प्राप्त दिव्यांग श्रेणियों को समान अवसर मिलने चाहिए। हाँ, ये सभी 21 श्रेणियों वाला बिंदु ध्यान खींचता है। अक्सर जब दिव्यांगों के लिए आरक्षण या अवसरों की बात होती है तो ध्यान कुछ ही शायद ज्यादा दिखने वाली या समझी जाने वाली दिव्यांगताओं पर चला जाता है। बिल्कुल। भारत में जो दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 है, उसने दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया था। हाँ। इसमें एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन, सीखने की अक्षमता, मानसिक रोग जैसी कई स्थितियां शामिल हैं। हाँ, काफी विस्तार हुआ था। तो ये मांग कि सभी 21 श्रेणियों को समान अवसर मिलें, ये कानून की भावना को अपनाने और ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि रोजगार नीतियां सच में समावेशी हों, सिर्फ कुछ समूहों तक सीमित न रह जाएं। ये समानता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश है। हालांकि इसे लागू करना खासकर निजी क्षेत्र में आसान नहीं होगा। हाँ, चुनौतियां तो होंगी। अच्छा, तो इन सभी मांगों को सुनने के बाद ये याद दिलाना फिर से जरूरी है, जैसा कि स्रोत खुद कहता है, ये मेरी अपनी राय है। बिल्कुल, ये किसी व्यक्ति के विचार हैं, जिन्हें शायद चर्चा शुरू करने और वो जो 1 दिसंबर 2025 का विरोध प्रदर्शन है, उसके लिए एक संभावित एजेंडा तैयार करने के उद्देश्य से साझा किया गया है। एकदम सही कहा आपने। इसे कोई अंतिम मांग पत्र या किसी संगठन की आधिकारिक स्थिति नहीं माना जाना चाहिए। ये एक व्यक्ति का नजरिया है जो शायद समुदाय के भीतर इन मुद्दों पर और ज्यादा बातचीत को बढ़ावा देना चाहता है। संदेश के अंत में दूसरों से राय मांगना भी इसी ओर इशारा करता है, एक तरह से क्राउड सोर्सिंग एजेंडा जैसा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस स्रोत संदेश ने 1 दिसंबर 2025 के नियोजित दिव्यांग धरना प्रदर्शन के लिए कुछ बहुत ही ठोस और विस्तृत प्रस्ताव सामने रखे हैं। इनमें शामिल है पहला, दिव्यांगता के स्तर और निर्भरता के आधार पर एक 3 स्तरीय पेंशन प्रणाली, जिसमें देखभालकर्ता का खर्च भी शामिल हो। हाँ। दूसरा, एक व्यापक दिव्यांग स्वास्थ्य कार्ड जो न केवल व्यक्ति बल्कि उसके परिवार को भी 10 लाख रुपए तक का कवरेज दे। साथ ही अस्पतालों में रैंप लिफ्ट की अनिवार्यता। तीसरा, स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य व्हीलचेयर, रैंप, लिफ्ट, विशेष शौचालय और कक्षा आधारित छात्रवृत्ति। और चौथा, सरकारी और निजी क्षेत्रों में सभी 21 दिव्यांग श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें और एक विशेष वार्षिक रोजगार परीक्षा। हाँ, ये प्रस्ताव दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन के लगभग हर बुनियादी पहलू को छूते हैं। आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और प्रस्तावक इन्हें न्याय संगत और व्यावहारिक कहता है, जो ये दिखाता है कि इन्हें सिर्फ इच्छाओं के रूप में नहीं बल्कि लागू किए जा सकने वाले समाधानों के तौर पर देखा जा रहा है। ये मांगे उन प्रणालीगत बाधाओं को उजागर करती हैं जिनका सामना दिव्यांग समुदाय रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। तो आखिर में ये सब किस ओर इशारा करता है?
क्या मायने रखता है इसका? मेरे विचार में ये संदेश दिव्यांग समुदाय के लिए सामाजिक समावेश और समानता की एक काफी महत्वाकांक्षी तस्वीर पेश करता है। ये सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि उनके समाधान के लिए विशिष्ट, भले ही बहस योग्य रास्ते सुझाता है। ये दिखाता है कि समुदाय अब केवल दया या सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस अधिकार और समान अवसर चाहता है। और यहीं पर मुझे लगता है एक गहरा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। ये मांगे, चाहे वे कितनी भी न्याय संगत या व्यावहारिक लगें, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए किस स्तर के बदलावों की जरूरत होगी? जैसे त्रिस्तरीय पेंशन के लिए वो सटीक मूल्यांकन प्रणाली कैसे बनेगी? 10 लाख रुपए के पारिवारिक स्वास्थ्य कवरेज का वित्तीय मॉडल क्या होगा? क्या देश भर के लाखों स्कूलों और निजी दफ्तरों में सुलभता सुनिश्चित करना वाकई संभव है? और क्या वो विशेष रोजगार परीक्षा असल में समान अवसर देगी? ये सब लागू करने में बहुत कुछ लगेगा। बिल्कुल। इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ नीतियों में बदलाव काफी नहीं होगा। इसके लिए भारी बजटीय आवंटन चाहिए, बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश, प्रशासनिक क्षमता का विकास और शायद सबसे मुश्किल सामाजिक मानसिकता में गहरा परिवर्तन। हाँ, मानसिकता बदलना सबसे कठिन होता है। तो असली सवाल यह है कि क्या समाज और व्यवस्था इस स्तर के परिवर्तन के लिए तैयार हैं? और यदि हाँ, तो इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को कैसे, मतलब चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जा सकता है? ये विचारणीय है। आपने अभी दिव्या कुमारी और अमित गुप्ता जी की चर्चा सुनी। इसमें कुछ सवाल भी उठाए गए हैं और उनका जवाब मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ। आप अपने विचार, सुझाव और जवाब हमारे ग्रुप के मोबाइल नंबरों पर या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम अगले एपिसोड में आपके बताए गए जवाबों को भी शामिल करेंगे और साथ ही इस विषय पर हम क्या सोचते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आगामी पॉडकास्ट में उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हैंडीकैप दिव्यांग फ्रेंड्स एंड मैरिज, अंबाला, हरियाणा। कमलजीत जग्गी। मोबाइल नंबर 8168 418 308 8168 37414।